Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 7th of November 2020। तो 7 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। साथ ही मैं आपको 5th और 6th के जो न्यूज़ आइटम्स मिस हो गए थे वो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ आज के वीडियो में, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम ना छूटे जो कि आपके प्रीलिम्स में आ सकता हो और आप मिस कर जाएं। सो आई विल बी इंक्लूडिंग ऑल द न्यूज़ आइटम्स एसेंशियल्स फ्रॉम 5th टू 7th ऑफ नवंबर विद एडिटोरियल फॉर द 7th ऑफ नवंबर। ठीक है ना। तो आई एम सॉरी कि 2 दिन वीडियो नहीं बन पाया अभी हाल फिलहाल में। मैंने आपको वैसे अपडेट कर दिया था यूट्यूब में एंड ऑल कि थोड़ा आई एम सफरिंग फ्रॉम सम डिसीजेज एंड ऑल, सो फॉर दैट रीजन नहीं बन पाया था वीडियो। बट नाउ आई एम रिकवरिंग एंड स्लोली एंड स्टीडली आई एम रिकवरिंग, सो आई विल बी मेकिंग द वीडियोज फ्रॉम नाउ ऑन। गॉड अगर साथ रहा तो डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग द वीडियोज continuously for you now. So let's start without wasting any time, and thanks for all the wishes जो आपने दिए, thanks a lot for that. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला सवाल है, मोटो टनल ऑफन सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन। मोटो टनल न्यूज में था, कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए इटली, बी पाकिस्तान, सी टर्की या डी ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी पाकिस्तान। इसका याद रखिएगा, आंसर इज बी पाकिस्तान, मोटो टनल। क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई बिकम्स वाइडर इन द डार्क एंड नैरोअर इन द लाइट? कौन सा ह्यूमन आई का पार्ट है जो वाइडर हो जाता है डार्क में और नैरोअर हो जाता है लाइट में? ऑप्शंस आर ए कॉर्निया, बी आइरस, सी प्यूपिल या डी सिलियरी मसल्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी प्यूपिल। Question number 3 is, Luhuri Stage 1 hydroelectric project is located in which of the following rivers? Luhuri Stage 1 hydroelectric project कौन सी रिवर में लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए लोहित, बी सतलज, सी सुबनसिरी या डी साबरमती। द करेक्ट आंसर इज डी बी सतलज। सतलज इज द करेक्ट आंसर, लुहुरी स्टेज 1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है ना। These were the 3 questions, 3 नए फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए। होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। मैप ऑफ द डे में आज हम देखेंगे फिजिकल मैप ऑफ अमेरिका। अमेरिका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? यूएसए, सिंपली बिकॉज ऑफ द यूएस इलेक्शंस। आप सबको पता है यूएस इलेक्शंस हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो बाइडेन विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो देखते हैं अमेरिका के बारे में। तो कुछ चीज़ें पहले मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले अमेरिका में आप देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे माउंट रेनियर जो सबसे टॉप मोस्ट जो पार्ट है, माउंट रेनियर वहाँ पे लोकेटेड है, माउंट रेनियर। तो ये पहली चीज़ याद रखिएगा। देन यहाँ पे कोस्ट रेंजेस हैं, कोस्ट रेंजेस आर देयर। कैस्केड रेंजेस आर ऑल्सो देयर, जिसमें माउंट शास्टा आपको नीचे दिख रहा होगा, 4317 मीटर का है माउंट शास्टा, कैस्केड रेंजेस में लाई करता है। देन सियरा नेवाडा रीजन, द सियरा नेवाडा रेंजेस आर देयर, जिसमें आपका माउंट विटनी लोकेटेड है। माउंट विटनी इज इन सियरा नेवाडा रीजन। तो यह भी हम आपका वेस्टर्न पोर्शन देख रहे हैं। वेस्टर्न में देखिए कैस्केड रेंजेस आर देयर, माउंट शास्टा इज देयर, देन सियरा नेवाडा रीजन इज देयर, माउंट विटनी इज देयर, माउंट विटनी इज ऑल्सो लोकेटेड देयर। फिर यहाँ बीच में देखो, बीच में आपको ग्रेट सॉल्ट लेक दिख रहा होगा, ग्रेट सॉल्ट लेक, और यहाँ पे ग्रेट बेसिन दिख रहा होगा, ग्रेट बेसिन ऑल्सो देयर, ग्रेट बेसिन एंड आपका ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है। फिर आपका ये वाशाच रेंजेस ऑल्सो देयर, वाशाच रेंजेस आर देयर। और यहाँ पे आपका फिर द रॉकी माउंटेन रेंजेस आर देयर। इसमें आपका माउंट एल्बर्ट मिलेगा, आपको माउंट एल्बर्ट इज देयर, है ना। आपका बियांका पीक इज ऑल्सो देयर। देन कोलोराडो प्लेटू, ये देखो, ये कोलोराडो प्लेटू वाला रीजन है। ग्रेट ग्रैंड कैनियन इज ऑल्सो देयर, ग्रेट ग्रैंड कैनियन, द ग्रैंड कैनियन रीजन भी आपका यहाँ पे लोकेटेड है। कोलोराडो प्लेटू इज देयर। एंड इसके अलावा आपका जो लेक वाला रीजन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ईस्टर्न पोर्शन है उसमें देखो, लेक सुपीरियर, फिर लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। ये 5 जो लेक्स के नाम मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, दीज आर द 5 जो लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ की हैं, कि मिसिसिपी एंड दूसरी है मिजूरी। मिसिसिपी एंड मिजूरी आर द 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस रीजन। देखो आपको दिख रहा होगा, लेक सुपीरियर इज देयर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो। देन मिसिसिपी, ये बीच में आपका ये वाला रिवर मिसिसिपी है, और इसके नीचे ये मिजूरी रिवर है, देन बीच में आपका ओजार्क प्लेट्यू इज देयर, ओजार्क प्लेट्यू आपको दिख रहा होगा।
एंड इधर अपलाशियंस माउंटेन, अपलाशियन माउंटेन आपका समझ लो जो वेस्ट ईस्टर्न पोर्शन है आपका, अमेरिका का ईस्टर्न पोर्शन वाला रीजन है, अपलाशियंस का है, वो लाई करता है वहाँ पे। ये आपको मैंने दिखा दिया, दिस यू शुड रिमेंबर। देन आपका यहाँ पे बे ऑफ फिंडी भी है ऊपर, द वे ऑफ फिंडी इज ऑल्सो देयर। नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, पानी में अगर देखें तो नॉर्थ अटलांटिक है। जो ये वाला जो टेल रीजन है अमेरिका का, ये आपका बहामास से जुड़ता है, बहामास वाले रीजन से, है ना। इसको फ्लोरिडा स्ट्रेट इज देयर, फ्लोरिडा स्ट्रेट इज देयर जो कि सेपरेट करती है द बहामास रीजन को, सेपरेट करती है। आपका जो टेल रीजन है फ्लोरिडा स्ट्रेट उसको सेपरेट करती है। फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आपको नीचे दिख रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन इज देयर, है ना। देन एडवर्ड्स प्लेट्यू, देखो बीच में एडवर्ड प्लेट्यू, यहाँ ओजार्क प्लेट्यू, और यहाँ पर आपका अपलाशियंस दिख रहा होगा, ओजार्क प्लेट्यू दिख रहा होगा। ये ओजार्क प्लेट्यू वाला रीजन है, ये एडवर्ड प्लेट्यू वाला रीजन है, ये कोलोराडो प्लेट्यू वाला रीजन, दिस इज द कोलोराडो प्लेट्यू रीजन, ठीक है ना। ये इसको याद रखिएगा। एंड इसके अलावा मैंने आपको मैप में दिखा, ये रॉकी माउंटेन्स हैं, वाशाच रेंजेस हैं, देन ये आपका सियरा नेवाडा रेंजेस हैं, देन आपका ये कैस्केड रेंजेस हैं, ठीक है ना। मैं पूरा रीजन दिखा रहा हूँ। एपलाशियंस आपका यहाँ पर है, और ये 5 लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरियन, ओंटारियो, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट लेक्स जो कि यहाँ पे लोकेटेड हैं। आपका कनाडा के और अमेरिका के बॉर्डर से शुरू होता है। लेक सुपीरियर आपका सबसे ऊपर, कनाडा और अमेरिका दोनों रीजन में आपको दिखेगी। मिशिगन आपको फिर दिखेगी, पूरा अमेरिका के इंटीरियर लाई करती है, पूरा अमेरिका में लाई करती है, ठीक है ना, मिशिगन वाली लेक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। फिर ये 2 रिवर्स थी, मिसिसिपी एंड मिजूरी रिवर थी, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट प्लेन्स बीच में लाई करते हैं। एडवर्ड प्लेट्यू दिखा दिया मैंने आपको, फ्लोरिडा स्ट्रेट दिखा दिया, दिस इज द फ्लोरिडा स्ट्रेट रीजन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। तो ये आपका मैप था अमेरिका वाले रीजन का। और यहाँ पे जो ये रेंजेस हैं ऊपर, माउंट रेनियर है, देन आपका माउंट शास्टा मैंने दिखाया, माउंट विटनी, सियरा नेवाडा रेंजेस में माउंट विटनी आपको दिखाया मैंने। फिर यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस भी और मैंने दिखा दिया। तो ये देखो, ओंटारियो एरी के बाद नियाग्रा फॉल्स इज ऑल्सो देयर, ठीक है ना, नियाग्रा फॉल्स इज देयर, एंड हडसन रिवर इज, ऊपर आपका हडसन रिवर दिख रहा होगा, नियाग्रा फॉल्स यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा मैंने आपको लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ की बता दी है। आई होप कि अब आपको याद रहेगा, ठीक है ना। लॉन्ग आइलैंड ये वाला रीजन जो आपका लॉन्ग आइलैंड वाला पार्ट है, ये लॉन्ग आइलैंड वाला पार्ट है, इसको भी याद रखिएगा। बे ऑफ फिंडी ऊपर दिखा दिया मैंने आपको, माउंट शास्टा बता दिया, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर। क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको मोटो टनल के रिगार्डिंग, तो याद रखिएगा मोटो टनल जो है इट्स अ ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर मार्बल, ये ब्रिटिश एरा का आर्किटेक्चरल मार्बल है। The tunnel since decades was lying closed, buried under the heaps of trash and filth. ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, and it has been restored to its original glory from trash to treasure. The Pakistan government said. The Pakistan government ने इसको trash से दोबारा ट्रेजर में ला दिया है। मोटो टनल याद रखिएगा, मोटो टनल, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज लोकेटेड क्लोज टू अयूबिया। अयूबिया जो जगह है वहाँ पे अयूबिया नेशनल पार्क भी है, खैबर पख्तूनवा प्रोविंस जो आपका पाकिस्तान में लाई करता है वहाँ पर है, ठीक है ना। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में आज के। इंडिया वोंट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ द LAC। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, 4 स्टार जनरल पोस्ट जो कि क्रिएट की गई थी अभी रिसेंटली ही, उन्होंने कहा है कि इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट एनी शिफ्टिंग ऑफ द LAC। जो LAC की शिफ्टिंग बार बार हो रही है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, चाइना इसको अपने हिसाब से टिल्ट चेंज करता रहता है। फॉर एग्जांपल द रीसेंट पैंगोंग सू रीजन वाला जो अटैक किया उन्होंने, उसके बाद इतना गोलीबारी भी हुई, 25-30 सालों में पहली बार इतनी गोलीबारी हुई। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, एंड इसमें फिर अब बिपिन रावत का उसमें बयान आया कि वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग द चेंजिंग ऑफ द बॉर्डर्स अगेन एंड अगेन, वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग द चेंजिंग ऑफ LAC अगेन एंड अगेन। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बार बार इस तरह से चेंज नहीं की जाएगी, है ना। सो दिस इज व्हाट जनरल बिपिन रावत हैज सेड। इसके अलावा जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैंने आपको पहले बताया कि जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ये वाला पार्ट है, देन दूसरा बीच वाला पार्ट है, तीसरा आपका ईस्टर्न पार्ट। तो ये वेस्टर्न पार्ट कहलाता है। वेस्टर्न बॉर्डर आपका जो है वो आपका पैंगोंग सो जम्मू कश्मीर वाला अक्साई चीन वाला रीजन है वो है। देन मिडिल पार्ट आपका हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड के साथ लाई करता है। तीसरा जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन यानी ईस्टर्न वाला पार्ट है वो आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले रीजन से लाई करता है। तो ये आपको कुछ याद रखना है।
बेसिकली जो इसके 3 बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं, जो डिस्प्यूटेड पार्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग मोनेस्ट्री वाला रीजन है। तवांग मोनेस्ट्री आपके अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। वो कहते हैं कि तिब्बत वाले रीजन में लाई करती है, तिब्बत को अपना पार्ट मानते हैं। इस कारण से चाइना उसके ऊपर अपना कंट्रोल दिखाता है कई बार। एंड दूसरा उनका जो ट्रेवलसम रीजन है वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, जो कि आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में लाई करता है। तो ये इनके बॉर्डर्स ऑफ डिस्प्यूट है। ज़्यादातर जो बीच वाला बॉर्डर है यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला बॉर्डर है वो थोड़ा पीसफुल बॉर्डर है इंडिया एंड चाइना के केस में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सीवियर एयर पोल्यूशन कंटिन्यूज टू चोक द कैपिटल। अब ऐसा कौन कह रहा है? ये सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कह रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आपको सिंपल 2-3 चीजें बता दूं मैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इसके अंदर 8 पॉल्यूटेंट्स नापे जाते हैं। 8 पॉल्यूटेंट्स आर देयर व्हिच आर मेजर्ड अंडर दिस एयर पोल्यूशन इंडेक्स। देन इसको मेजर करने का काम सीपीसीबी का करता है। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना था, तो ये 1974 में बना था, जब वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था। वाटर वाला एक्ट आया था, यानी कि वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1981 में एक और एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 का एक्ट था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर सीपीसीबी को एयर पॉल्यूशन के लिए भी पूरी पावर्स दे दी गई। अब जो आपका ये बना यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बना, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने का जो और उसके ऊपर निगरानी रखने का काम था वो सीपीसीबी को दिया गया, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अब एक सफर सिस्टम इंडिया में लाई करता है, सफर सिस्टम, ठीक है ना, स्टेट ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है ना। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एयर क्वालिटी भी है और दूसरा आपका वेदर फोरकास्टिंग भी करता है। तो वेदर फोरकास्टिंग है 72 आवर्स एडवांस कर सकता है, एयर क्वालिटी 24/7 करता है, ठीक है ना। एयर क्वालिटी 24/7 एंड वेदर फोरकास्टिंग 72 आवर्स एडवांस में कर सकता है। सफर सिस्टम जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो किसने बनाया, कैसे बनाया, तो IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है जो है ये पुणे में लोकेटेड है। इसने इसको बनाया सिस्टम को, IITM पुणे ने ये सिस्टम बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी ने ये सिस्टम बनाया, तब जाकर के सफर 24/7 ये मेजर करता है। अब मैंने आपको बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके नाम याद रखेगा। NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM10 हो गया। देन CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन, NH3 यानी कि अमोनिया एंड PB यानी कि लेड। सो दीज आर द 8 pollutants which are measured under this air quality index. I hope you will remember them. इनको याद रखेगा। 8 pollutants यही हैं जिनको मेजर किया जाता है अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स सफर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको याद रहेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी नाउ। आप मेरे साथ मूव करिए, मैं आपको दिखाता जाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जो बताने योग्य हो। नाउ दिस इज द आर्टिकल ऑफ द डे जो कि हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिडेन इंडिया एंड कंफर्ट इन द ओल्ड नॉर्मल। अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बिडेन अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या जिसके चांसेस हैं, व्हाट विल हैपन, व्हाट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी चेंजेस दैट कैन बी ब्रॉट विद दिस। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स है। पहले तो अफगानिस्तान का एंगल उठाया गया है, देन ट्रेड का एंगल उठाया गया है। जैसे मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है, तब इस आर्टिकल में सुहासिनी हैदर का आर्टिकल नहीं था, बट मैंने आपको काफ़ी चीज़ें पहले से ही बताई हैं। देखो सबसे पहले अफगानिस्तान का अगर हम एंगल उठाएं तो इसमें देखो जो बाइडन आपके बराक ओबामा के गवर्नमेंट के में थे, जब उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट के पद पे थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी। उन्होंने कहा था कि आप ट्रूप्स को विड्रॉ कर लो, मतलब कि अफगानिस्तान से ट्रूप्स को विड्रॉ करने का सजेशन दिया गया था जो बाइडन द्वारा बराक ओबामा गवर्नमेंट को। लेकिन बराक ओबामा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 30,000 आई थिंक उसके उस समय उन्होंने इंक्रीज कर दी थी ट्रूप्स को, मतलब कि ही वॉज नॉट गोइंग विद द जो बाइडन्स इंटेलिजेंस। दूसरी चीज़, ये चीज़ ज़रूर हुई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो आपने देखा होगा कि वहाँ से पुल आउट करने की बात चल रही। तो मतलब कि अफगानिस्तान का अगर हम मुद्दा देखें तो कहीं ना कहीं दोनों की पॉलिसी जो रहेगी वो ज़्यादा चेंज उसमें देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही किया जो बाइडन शायद करते, तो बाइडन विल बी डूइंग द सेम थिंग आई थिंक। एंड वो उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के मुद्दे में उनका वही स्टैंड है डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन का था, ठीक है ना।
उन्होंने जो बाइडेन ने कहा था कि इट नीड टू पुल आउट फ्रॉम दैट एंड फोकस ऑन अ 5 पॉइंट एजेंडा ऑन व्हाट ही कॉल्ड काउंटर टेररिज्म प्लस। तो जो बाइडेन ने बोला था कि 5 पॉइंट एजेंडा रहेगा जिसको वो काउंटर टेररिज्म प्लस बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है अफगानिस्तान में लोगों को बढ़ाने की, आर्मी को बढ़ाने की, यूएस आर्मी को। व्हाट यू कैन डू इज दैट यू शुड पुल आउट द आर्मी फ्रॉम देयर एंड ही गेव अ 5 पॉइंट एजेंडा जिसका उन्होंने नाम काउंटर टेररिज्म प्लस रखा। सो ही गेव दिस नाम काउंटर टेररिज्म प्लस, ठीक है ना। और इसमें एक किताब है ओबामास वॉर्स जो किताब है वो लिखा किसने है? तो इट हैज बीन रिटन बाय बॉब वुडवर्ड। याद रखिएगा, बॉब वुडवर्ड हैज रिटन दिस बुक ओबामास वॉर्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर प्रीलिम्स में तो पूछ लेगा। तो अपन ने बता ही दिया आपको, ओबामास वॉर्स बॉब वुडवर्ड की किताब है, ये मैंने आपको बता दिया। On Pakistan, a country that gave him one of the highest civilian honors, the Hilal-e-Pakistan, Mr. Biden favored a policy of engagement in order to deal with Taliban। अगर हम दूसरी बात करें तालिबान और पाकिस्तान वाला एंगल, तो जो बाइडेन ने कहीं ना कहीं ये बोला था कि पाकिस्तान के साथ आपको इंगेज करना पड़ेगा, तभी आपको तालिबान के लिए उनका सपोर्ट मिल पाएगा। तालिबान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब आप पाकिस्तान के साथ इंगेज होंगे। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो गवर्नमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था डोनाल्ड ट्रंप का गवर्नमेंट। तो एक अच्छी बात थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो कि हो सकता है जो बाइडेन के साथ ना मिले, है ना। ही माइट इंगेज विद पाकिस्तान इन ऑर्डर टू हैंडल द तालिबानीज, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। अब यहाँ पे वही चीज लिखी कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनका आइडिया उठाया सिमिलर टू बिडेन एंड ही स्टार्टेड पुलिंग आउट यूएस ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान रीजन, ठीक है ना, इसको अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मिस्टर ट्रंप एंड बाइडेन की कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग अफगानिस्तान वो सेम है, ये ऐसा ऑथर कहना चाहता है, ठीक है। आगे मूव करें कि रूट्स इन द ओबामा बाइडेन एरा फॉर इंडिया, दिस वुड मीन सम कंफर्ट इन दिस कंटिन्यूटी ऑफ बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल शो ओवर द यूएस पॉलिसी विद इंडिया। तो अच्छी बात यह कि बिडेन के टाइम से ही, मतलब जब बिडेन ओबामा के साथ थे, इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे होना शुरू हो गए थे। मतलब कि अगर ओबामा गवर्नमेंट को आपने देखा हो तो ओबामा गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन इंक्रीज हुआ था विद इंडिया। इनफैक्ट जो आपका न्यूक्लियर डील थी, सिविल न्यूक्लियर डील अगर हम देखें, चाहे उस समय के जो कुछ एग्रीमेंट्स की स्टार्टिंग थी, सो ऑल दिस स्टार्टेड इन हिज टाइम ऑल्सो, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय की। तो इट कैन मीन अ गुड थिंग ऑल्सो, इससे एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि हमारे रिलेशंस कंटिन्यू हो सकते हैं। इनफैक्ट बाइडेन जो है, उन ओबामा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज द फर्स्ट जिसने कि एशिया पैसिफिक में फोकस करने की बात शुरू की थी। तो एक अच्छी चीज़ ये कि चाइना के अगेंस्ट जो हमने देखा है कि एक पुश, चाइना के अगेंस्ट जो हम एक पुश देखते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है, वहाँ हम जो चाइना के अगेंस्ट एक पुश देख रहे हैं, एक कोलैबोरेशन देख रहे हैं, कंट्रीज़ का एक यूनिटी देख रहे हैं, वो हो सकता है देखने को आपको मिले इवन इन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। तो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वहाँ पे भी वो चीज़ देखने को मिलेगी। नाउ ट्रेड की अगर बात करें तो बाइडेन जो है कुछ चीज़ों को टर्न बैक कर सकता है, जैसे कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी से हमको बाहर कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। तो एक ही गलत चीज़ हमारे साथ हुई थी। तो हो सकता है कि जो बाइडेन के आने के बाद ये जो जीएसपी वाला चीज़ है वो दोबारा से हमको ये स्टेटस, जीएसपी वाला स्टेटस मिल जाए और हमारा जो एक्सपोर्ट है वहाँ के लिए वहाँ पर सस्ता दिखने लगे और हमारे आइटम्स और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए वहाँ के मार्केट में, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमने ये देखा है कि यूएस बहुत सारी चीज़ों से पुल आउट कर रहा है, जैसे कि वो पेरिस क्लाइमेट डील ऑफिशियली वो बाहर हो चुका है, पेरिस क्लाइमेट डील से, डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की बात कर रहा है, यूनेस्को से बाहर होने की बात हो चुकी है। ऑल थ्री यूएस इज विड्रॉइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब कि एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच लेकर के डोनाल्ड ट्रंप चल रहे थे। दैट पॉलिसी आउट ऑल्सो माइट चेंज, और इस तरीके की चीज़ें जो है ऑलरेडी बिडेन ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज बहुत सीरियस इशू है, तो हो सकता है उसमें कुछ रिवर्सल देखने को मिले। वीज़ाज में इंडिया को फायदा हो सकता है, क्योंकि बिडेन ने पहले भी एश्योरेंस दिया था, जो इंडियन अमेरिकन थे उनको एश्योरेंस दिया था इन हिज कैंपेन स्पीच ऑल्सो, कि जो H1B वीज़ा वाले केसेस है उसमें हम उनको जरूर सहूलियत प्रोवाइड करेंगे। सो दैट माइट बी अ गुड साइन फॉर इंडिया। अगर इंडिया को H1B वीज़ा में रिलैक्सेशन दिया जाता है तो दैट कैन बी अ गुड थिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एंड जो बाइडेन जो है उनको पता है कि इंडिया की जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है दैट इज़ वेरी मच क्रूशियल, अगर उसका यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल ऑल्सो। तो जो बाइडेन जो है मे बी इट कैन गो इन इंडियाज़ फेवर, दिस थिंग कैन गो इन इंडियाज़ फेवर। नाउ व्हाट आर द फ्रिक्शनल एरियाज? तो फ्रिक्शनल एरियाज ऑथर ने कहा जो है वो जम्मू कश्मीर रहेगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो बाइडेन, मार्क वैनर, प्रमिला जयपाल, दीज हैव बीन वेरी वोकल रिगार्डिंग द कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इशू, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो CAA
सीएए में अमेंडमेंट किया गया, कम्युनल एंड कास्ट बेस्ड वायलेंस जो होता है इंडिया में, या एक्शंस अगेंस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मीडिया फ्रीडम। तो इन 4-5 मुद्दों पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है। एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे एक्शन अगेंस्ट द नॉन स्टेट एक्टर्स हो, या मीडिया फ्रीडम को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल दोनों कंट्रीज में हो सकता है। एंड ये चीज़ बीच में आ सकती है। द बिडेन एंड जो नरेंद्र मोदी का रिलेशन रहेगा वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से यूएसए परसीव करता है इंडिया को इन ऑल दीज मैटर्स, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने वही कहा कि मेन चीज़ें जो देखने लायक रहेंगी वो तो इंडिया के साथ हमने जो डिस्कस किया कि बायलैटरल ट्रेड के मामले में जो चेंजेस आएंगे, या हमने देखा कि फ्रिक्शनल एरियाज देखे, हमने ये भी देखा कि कैसा हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल आउटलुक क्या रहेगा, कि क्या वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की तरह WHO, यूनेस्को, HRC, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इन सारे एग्रीमेंट से बाहर आना है। एक अच्छी चीज़ हो सकती है जो आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, JCPOA जिसको बोलते हैं, यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील जिसको हम बोलते हैं, इनसे इसमें जैसे सैंक्शंस लगाए गए, यूएसए से बाहर आ रहा था, तो ये हो सकता है रिवर्सल देखने को मिले। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से जो बाहर आ गया है यूएसए, उसमें रिवर्सल देखने को मिले। तो दीज कैन बी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्डर, दिस कैन सेट द इंटरनेशनल ऑर्डर इन प्लेस, है ना। तो ये कुछ फायदा हो सकता है, और ये यही चीज़ देखने होगी कि किस तरीके से आगे मूव करता है द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ ही मूव्स, है ना। तो ये देखने वाली बात रहेगी। आगे मूव करते हैं, दूसरा एडिटोरियल जो है मार्केट डिक्टेट्स एंड अ ब्लो अगेंस्ट इक्वालिटी। वेरी वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय सुहृत पार्थ सारथी ने आर्टिकल लिखा है, GST ऑन मोबिलिटी एड्स। अब देखो मोबिलिटी एड्स क्या होते हैं, जो डिसेबल्ड सिटीजन्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मूव, या किसी भी चीज़ के लिए डिसेबिलिटी बेस्ड आइटम्स होते हैं, जैसे व्हील चेयर हो गया आपका, वो मोबिलिटी फॉर द डिसेबल्ड प्रोवाइड करता है। तो अभी निपुन मल्होत्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस याद रखिएगा, निपुन मल्होत्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, ही हैज आर्ग्यूड दैट टैक्स इंपोर्ट्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स which includes wheelchair tricycles for the disabled, braille paper and braille watches, these are discriminatory। तो ऑथर ने ये कहा है कि जो निपुन मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें पिटिशनर ने ये बोला है कि व्हील चेयर डिसेबल्ड के लिए जो आती है, ट्राईसाइकिल जो डिसेबल्ड के लिए आती है, ब्रेल पेपर, ब्रेल वॉचेस, इन सब में जो टैक्सेस लग रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के हैं। A decision to impose a tax, it said, was a matter of policy। मतलब अब कोर्ट का इस पे क्या कहना है, कोर्ट का इसमें ये कहना है कि ये जो पॉलिसी, ये जो इम्पोर्ट पे टैक्स लग रहा है, ये जो टैक्स इम्पोजिशन है, वो पॉलिसी मैटर है जिसको जुडिशरी नहीं बल्कि नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ द डे देखेगी, है ना। एंड जुडिशरी नॉर्मली विल नॉट इंटरफेयर इन दिस मैटर। तो यहाँ पे ऑथर ने उसी के ऊपर एक लिया है कि दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। सबसे पहली बात तो ये कि जो कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि पिटिशनर की प्ली जो है वो इम्प्रूडेंट है कोर्ट के लिए टू टेस्ट द लेजिटिमेसी ऑफ द लेवी, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कनाडा का ऑथर ने एग्जांपल दिया फॉरेन इंस्टीट्यूट्स का। उन्होंने कहा है कि वो ये चीज़ चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अफेक्ट कर रही है, और ये जो चीज़ है ये राइट टू इक्वालिटी को अफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। द नेचर एंड रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्ट कैन इम्पिंज अपॉन the person's freedom and on a person's right to be treated with equal care and protection। तो ऑथर ने ये कहा देखो कि जो नेचर होता है टैक्स का, टैक्स इस तरीके की चीज़ होता है कि अगर टैक्स लगा दो आप किसी चीज़ पे तो लोगों की फ्रीडम और लोगों के राइट टू बी ट्रीटेड को अफेक्ट कर सकता है। हो सकता है कई लोग ना जाएं वहाँ पे दिखाने, कई लोगों की फ्रीडम छिन जाए, कई लोग हो सकता है दिखाई ना पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो ऑथर ने कहा कि जो टैक्सेस होते हैं ना, इनका नेचर जो होता है वो इस तरीके का होता है कि वो इफेक्ट करते ही करते हैं, ठीक है ना। इट कैन इम्पिंज अपॉन द फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ों का इफेक्ट करता है। तो ऑथर ने ये चीज़ बोली है। अगली चीज अगर देखें तो ऑथर ने कहा कि ये जैसे कनाडा एंड कोलंबिया है, तो कनाडा एंड कोलंबिया में जुडिशरी ने बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें की हैं। दे हैव एग्जामाइंड वेदर और नॉट टू इम्पोज अ टैक्स, ना, ये सारी चीज़ें की हैं। सो वेदर अ टैक्स वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट और नॉट, ये सारी चीज़ें जो है आपका कनाडा कोलंबिया ने खुद देखा है, वहाँ की जुडिशरी ने देखा है। तो यहाँ की जुडिशरी इस चीज़ को कैसे बोल सकती है कि हम नहीं देखेंगे, जबकि आर्टिकल 32 जो है वो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। आर्टिकल 32 आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। आपको ये चीज़ मेक श्योर करने की बाकी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अब ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, GST 2017 में आया। आइडिया ये था पहले जितना कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करना है और इक्वालिटी ऑफ टैक्सेस में लाना है, इक्वालिटी लानी है इस पूरे उसमें। लेकिन ऑथर ने कहा कि जो टाइम के साथ ये जो GST लाने का जो मेन मोटिव था वही कहीं ना कहीं इसमें हो गया। चीज़ें उतनी वैसी हुई नहीं जैसा कि सोची गई थी। द थिंग्स आर नॉट लाइक दे वर
planned. The levy on the commodities used by the disabled is a prime example of this. तो ऑथर ने वही कहा कि जो ये टैक्स लग रहा है डिसेबल्ड द्वारा यूज किए जाने वाले आइटम्स के ऊपर, ये इसका प्राइम एग्जाम्पल है कि चीजें प्लान्ड नहीं की गई थी, ठीक है ना। पहले जो था जो मोबिलिटी एड्स हैं, दे वर इंटायरली इम्यून फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। अर्लियर ऑन दीज मोबिलिटी एड्स वर मतलब कि ऑलमोस्ट इम्यून फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस, कोई भी टैक्स इसमें नहीं लगता था, ठीक है ना। इन वर्चुअली एवरी स्टेट एग्जेम्पशन वर ग्रांटेड ऑन द पेमेंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स ऑन सच गुड्स। कोई भी स्टेट हो वहां पे इसमें आपका एकदम कोई भी चार्ज नहीं लगता था, जीएसटी का कोई वैट का कोई भी ये नहीं, और ये एग्जेम्प्टेड था फ्रॉम द टैक्सेस। अब जाकर के जीएसटी जब से आया तो ऑल टुगेदर एक नया टैक्स स्टार्ट हो गया। अब देखो कई बार गवर्नमेंट बोलती है कि हम जो जीएसटी लगा रहे हैं वो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में बाहर वापस मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से आपको वापस मिल जाता है। तो ऑथर ने कहा कि यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि ये जो चीज़ें हम लगा रहे हैं, जितना भी टैक्स हम लगा रहे हैं, यू आर गेटिंग दैट बैक फ्रॉम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इनपुट टैक्स रिजीम के थ्रू आपको वापस मिल जा रहा है, ऐसा कहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऑथर ने कहा कि जो आर्ग्यूमेंट है ये गलत आर्ग्यूमेंट है, दिस इज नॉट वेरी राइट आर्ग्यूमेंट। सबसे पहली चीज़ कि आप एग्जाम्पशन की लिस्ट जब बना ही रहे हो, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने एग्जाम्प्ट करके रखा हुआ है ना, तो आप इसको क्यों नहीं इंक्लूड करते। दूसरी चीज़ दैट द ग्रांट ऑफ एन एग्जाम्पशन इन सच केसेस सच एज दीज वुड डिसइंटाइटल द मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव डिजाइन। तो ऑथर ने कहा है कि अब कई बार गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर हम इनको एग्जाम्प्ट कर देंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी और जो मैन्युफैक्चरिंग में पैसा आपका लगेगा वो वापस नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये तो आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, आप उसको दूसरे लेजिस्लेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑथर ने वही कहा कि आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाइए कि उनको पैसा ना देना पड़े और जीएसटी ना लगे उस पर, ताकि लोगों को भी सामान सस्ता मिले, है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को सामान सस्ता मिलना चाहिए, अगर जीएसटी लगेगा तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जीएसटी भी ना लगे और लोगों को सामान सस्ता मिले एंड वो यूज कर सकें, ये सारी चीजें मोबिलिटी एड्स को यूज कर सके, ठीक है ना। So Parliament can find a way to ensure that these domestic manufacturers are granted credit for the taxes that they pay on inputs, ताकि जो लोग जितना भी टैक्स दे भी रहे हैं तो उनको वो क्रेडिट मिल जाए विदाउट इंप्लीमेंटिंग द जीएसटी, बिना जीएसटी लगाए उनको वो चीज मिल जाए। ये चीज ऑथर ने बोली है यहाँ पे। इसके आगे देखते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। Ultimately, a decision taken on exempting goods from taxation is a matter of classification. एग्जेम्पशन देना है कि नहीं देना है ये तो क्लासिफिकेशन का मैटर है ना। आप देखिए इक्वालिटी कोड क्या बोलता है, आप क्लासिफिकेशन कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप टैक्स लगाते हैं उसको तो ये प्रोहिबिटिव नेचर का होता है, डिसेबल्ड सिटीजन्स के एक्सेस को अफेक्ट करता है और जो उनका मोस्ट बेसिक गुड है ताकि वो एक डिग्निटी की लाइफ जी सकें उससे उनको दूर करता है, ठीक है। जैसे ही आप टैक्स लगाते हैं उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सिंपल सी बात है। कोई अगर चीज़ 10,000 की है तो 11,000 12,000 की मिलेगी, मान लो किसी के पास 1,000 रुपये कम नहीं होते हैं ना। तो वही वाली बात है कि अगर, और सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले तो उसको 28% 18% के उसमें रखा जा रहा था, तब जाके कम करते करते उसको 5% के टैक्स स्लैब में रखा गया है, वरना इसमें तो 18% का भी टैक्स लगा है। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ कहा है कि जो ये टैक्स लग रहा है दैट इज ऑफ प्रोहिबिटिव नेचर एंड वो डिसेबल्ड की एबिलिटी के साथ इफेक्ट करता है, जो कि उनको मोस्ट बेसिक जो गुड उनको चाहिए जीने के लिए उसको वो उनसे दूर कर रहा है, ठीक है ना। If need not come to this, the GST Council can take a leaf out of the books of Canada and Australia. तो ऑथर ने वही कहा है कि जीएसटी काउंसिल को ही डिसीजन ले लेना चाहिए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया से उनको सीख लेनी चाहिए एंड कंप्लीट एग्जाम्पशन देना चाहिए ऑन द लेवी इम्पोज्ड ऑन द मोबिलिटी एड्स। जो मोबिलिटी एड्स उनमें कंप्लीट उसमें एग्जाम्पशन उनको मिलना चाहिए। अ फेयर एंड जस्ट रिजीम ऑट टू डिमांड नथिंग लेस। तो एक फेयर रिजीम में ऐसा ही होना चाहिए कि पूरा का पूरा टैक्सेशन माफ होना चाहिए, कोई भी इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, ताकि जो वो सामान है मोबिलिटी एड है वो लोगों को सस्ती मिल पाए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल ऑल्सो, आपको समझ में आ गया होगा एंड आपको सब पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। यू कैन मूव विद मी एज वेल नाउ, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं जो आपको जानना ज़रूरी है। सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, जो भी होगा मैं आपको बता देता हूँ। आगे देखते हैं।
हरियाणा क्लियर्स बिल ऑन राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर। अब अमेंडमेंट बिल 2020 है, इसमें दो चीजें की गई हैं। 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन रूरल बॉडीज, 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन को रूरल बॉडीज में, एंड दे आर क्लियरिंग द बिल ऑन द राइट टू रिकॉल अ पंचायत मेंबर। ठीक है ना, तो हरियाणा असेंबली ने फ्राइडे को पास किया एक बिल विच प्रोवाइड्स द राइट टू रिकॉल मेंबर्स, विच प्रोवाइड्स राइट टू रिकॉल मतलब कि उसको वापस बुला सकते हो आप, टर्म खत्म होने से पहले इसको हटा सकते हैं। ठीक है ना, टू दोज हु इलेक्टेड देम एंड गिव्स वुमेन 50% रिजर्वेशन इन दीज रूरल बॉडीज। तो रूरल बॉडीज में वुमेन को 50% रिजर्वेशन प्लस आपका राइट टू रिकॉल, R2R। राइट टू रिकॉल में जो लोगों ने उनको अपॉइंट किया है वो लोग उसको चाहे तो वापस बुला सकते हैं। द बिल ऑल्सो प्रपोज 8% रिजर्वेशन टू द मोर डिसएडवांटेज्ड अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस में भी जो और ज्यादा डिसएडवांटेज्ड हैं उनको 8% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने की बात भी की है। द बिल प्रपोज 8% रिजर्वेशन, 8% रिजर्वेशन की बात की है टू द मोर डिसएडवांटेज्ड। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे लिखा है द बिल अलाउज टू रिकॉल ऑफ विलेज सरपंचेस एंड मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक लेवल पंचायत समिति। तो विलेज के जो सरपंच रहेंगे या जो मेंबर रहेंगे ब्लॉक लेवल पंचायत समिति के एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद के, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो दे विल बी रिकॉर्ड, उनको वापस से बुला लिया जाएगा अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। मैंने आपको बता दिया कौन कौन है ना इसके अंतर्गत है, मैंने आपको बता दिया। और 50% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को दिया जा रहा है। तो वुमेन आर गेटिंग 50% रिजर्वेशन इन द रूरल बॉडी। सो दिस इज अनदर थिंग विच हैज चेंज्ड नाउ इन द हरियाणा में ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। सो यू कैन मूव विद मी अगेन, है ना। इथियोपिया की न्यूज है, मैं आपको बताऊंगा इथियोपिया की न्यूज के बारे में। इथियोपिया के बारे में जो आया है वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। व्हाट्सएप इंट्रोड्यूसेस पेमेंट सर्विसेज इन इंडिया। तो यहां पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन पे, इन सब से कंपीट करने के लिए व्हाट्सएप ने भी एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है, द व्हाट्सएप पे। ओके, व्हाट्सएप पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इट इज वन ऑफ द पेमेंट सर्विसेज इन इंडिया जो कि इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो व्हाट्सएप हैज अनवील्ड पेमेंट सर्विसेज इन इंडिया फॉलोइंग अप्रूवल बाय द एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने अप्रूवल दिया था, जो कि लगभग 2 साल से पेंडिंग था। वो अप्रूवल दे दिया गया है नाउ, एंड आफ्टर दैट अप्रूवल दिस WhatsApp पे हैज बीन स्टार्टेड इन पायलट बेसिस। तो पायलट बेसिस में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। नॉट ऑल यूजर्स ऑफ इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर दिस। याद रखने वाली बात यह कि नॉट ऑल द यूजर्स इन इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर दिस। इसके लिए जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कुछ ही जगहों पे कुछ ही लोगों के लिए स्टार्ट किया जाएगा, एंड नॉट एवरीवन विल बी अलाउड टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, नॉट एवरीवन विल बी अलाउड टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। अब यहाँ पे आपको ये तो पता है ना कि एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने बहुत सारी चीज़ें इंडिया में स्टार्ट की हैं, जैसे आपका IMPS हो गया या ये आपका UPI हो गया, ये सारी चीज़ें एनपीआई ही करता है ना। तो इंडिया में UPI का जब से रेवोल्यूशन आया उसके बाद से अब व्हाट्सएप UPI यूजर बेस इन ग्रेडेड, व्हाट्सएप UPI में इसको स्टार्ट किया जाएगा, व्हाट्सएप पे को इनरोल किया जाएगा, और आई थिंक जो 20 मिलियन तक यूजर बेस को ये प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप ओन्ड बाय फेसबुक, याद रखिएगा, व्हाट्सएप इज ओन्ड बाय फेसबुक, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम न्यूज आइटम देखते हैं, कुछ पुरानी न्यूज आइटम्स भी हैं उनको भी देखेंगे। NRC न्यूज में चल रही थी बहुत ज्यादा, तो NRC के बारे में बता देता हूं आपको। देखो, NRC की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट द इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स, इनको डिटरमाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है ना, बेसिकली होम मिनिस्ट्री की रहती है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 का एक एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट 1946 का एक्ट है जो कि कन्फर करता है पावर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू एक्सपेल द फॉरेनर्स फ्रॉम इंडिया। उनको पावर दी गई कि वो एक्सपेल कर सकते हैं फॉरेनर्स को इंडिया से। देन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट अनफेटर्ड डिस्क्रिशन है, एंड एज देयर इज नो प्रोविजन फेटरिंग दिस डिस्क्रिशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड पावर एक तरीके से दी गई है। असम के केस में अगर हम देखें तो कट ऑफ डेट रखी गई थी कि 24 मार्च 1971, 24 मार्च 1971 ये डेट रखी गई थी, और कहा गया था कि इसके बाद जो भी लोग रहेंगे वो सब फॉरेनर्स कहलाएंगे, और इसके पहले कोई भी अगर आपके पास लिंक है लिगेसी सिटीजन की, अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो कि ये बोलती है कि आप असम में रहते थे 24 मार्च 1971 के पहले, या आपकी लिंक है किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है ऑफ बिफोर 24 मार्च 1971, तो आपको ही सिटीजन माना जाएगा वहां का। ठीक है ना,
अब आपसे अगर कोई पूछे कि क्या ये पहली बार एनआरसी हो रहा है, तो नहीं, पहली बार एनआरसी नहीं हो रहा है। एनआरसी ऑलरेडी 1951 में लिस्ट प्रिपेयर की गई थी, तब 1951 का सेंसस था, होम मिनिस्ट्री ने किया था, तब ये होम मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी डन द एनआरसी इन 1951, याद रखिएगा, की जा चुकी है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद असम में करने की बात की गई थी। तो असम की जो एनआरसी है दैट हैज स्टार्टेड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर शुरू की गई है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि जो असम है वहाँ पे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा वो रहा है, जिस कारण से ये बात आई कि क्यों मतलब इमिग्रेंट्स की बात आई, तो बांग्लादेश से कहना चाहिए कि वेव ऑफ आया था, उसके बाद से ये चीज़ शुरू हुई थी। एक और चीज़ बता दूं कि 15 अगस्त 1985, 15 अगस्त 1985 में एक अकॉर्ड साइन होता है, क्योंकि 1979 से 1985 तक, यानी कि वो 6 साल थे 1979 से 1985 तक के, उनके बीच असम में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद किए गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बोला असम फॉर असामीज पीपल, ये सब चीज़ें हुई। और उसके बाद कहना चाहिए कि ये 6 साल के एक स्ट्रगल के बाद 1985 में असम अकॉर्ड साइन किया गया, जिसका सेक्शन 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेक्शन 6 ऑफ असम अकॉर्ड क्या है, अगर आप बता सके तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू पीपल, है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है यूएन हैबिटेट रिलीजेस वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। तो सबसे पहला फैक्ट तो आपको ये पता चलेगा कि वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जो है वो कौन निकालता है, यूएन हैबिटेट निकालता है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। तो यूएन हैबिटेट जो है उसने निकाला है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020, और इस बार का रिपोर्ट का नाम है द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020, द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। द रिपोर्ट एम्स टू शो द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन एंड हाउ इट शुड बी हार्नेस्ड फॉर वेलबींग ऑफ ऑल। तो किस तरीके से सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन करना चाहिए और किस तरीके से आप सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को यूज कर सकते हैं फॉर हार्नेसिंग द वेलबींग ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए कैसे आप यूज कर सकते हैं, वो चीज इसमें बताई गई है। वर्ल्ड सिटीज डे आप सबको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को होता है, याद रखिएगा। एंड इस बार की जो थीम थी वो थी वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। तो ये देखो लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर 2020, बेटर सिटी बेटर लाइफ, याद रखिएगा, बेटर सिटी बेटर लाइफ। एंड इस बार की जो थीम थी वो थी वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, ये लिखा हुआ है देखो, वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, यूएन हैबिटेट ने कहा है, ठीक है ना। एंड यूएन हैबिटेट ने 2014 में अर्बन अक्टूबर रिलीज किया था, अर्बन अक्टूबर टू एम्फसाइज ऑन वर्ल्ड्स अर्बन चैलेंजेस, वर्ल्ड के जो चैलेंजेस हैं उनको हाईलाइट करने के लिए अर्बन अक्टूबर 2014 में यूएन हैबिटेट ने लॉन्च किया था। इसके अलावा एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो 11वां गोल है तो वो भी आपके सिटीज से ही रिलेटेड है। देखो 11 से आप कैसे याद रखोगे, जैसे ये जो दो बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये दो बिल्डिंग खड़ी है ना, ये वाली, अब ये दो बिल्डिंग 1 इनको मान लो, 1 मान लो, तो इससे आप याद रख सकते हो कि एसडीजी 11 जो है ये 1 दो बिल्डिंग की तरह मान लो, तो एसडीजी 11 जो है वो सस्टेनेबल बिल्डिंग सिटीज से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इस बार का बेटर सिटी बेटर लाइफ याद रखिएगा, जनरल थीम थी, और इसकी जो सब थीम फोकस थी वो थी वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और यूएन हैबिटेट जो है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ये 1978 में स्टार्ट किया गया था एज यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूएन हैबिटेट यूएन द्वारा स्टार्ट किया गया था 1978 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नायरोबी केन्या में लोकेटेड है, तो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन नायरोबी केन्या, आप ये भी याद रखेगा। फिर आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लुहरी स्टेज 1 का, तो लुहरी स्टेज 1 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कि सतलज रिवर शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVN, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसको कर रहा है लुहरी प्रोजेक्ट को। इसके अलावा कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है दैट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही विल लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस। एंड कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो किश्तवार जम्मू कश्मीर में लॉन्च होगा, किश्तवार जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया जाएगा। ये नदियां आप देख रहे हैं, नदियां देख लेना इस मैप से, तो इंडस सबसे ऊपर है देखो, फिर आपका यहाँ पे झेलम आती है, फिर आपका चेनाब आता है, देन राबी आती है, देन बियास आता है, देन सतलज आती है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे मतलब यहाँ पे दुआब रीजन बनते हैं ना, जैसे छिज दुआब है ना, रेचना दुआब है, रेचना दुआब, तो रेचना दुआब कैसे है, छिज दुआब कहाँ पर है ना। एंड ये सारे पूछा जा सकता है,
है ना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, रेचना द्वीप कहाँ लाई करता है, छेज द्वीप कहाँ लाई करता है, तो ये आप ऑर्डर याद रखो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, याद रखेगा, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, आप ये ऑर्डर याद रखो तो आपको सारे द्वीप्स के नाम याद रहेंगे, चाहे वो छेज हो चाहे वो रेचना हो, क्योंकि ऊपर नीचे की दो नदियों से ही बनेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है इसको। और आगे मूव करते हैं, प्रोजेक्ट लॉयन न्यूज में था, तो प्रोजेक्ट लॉयन जो है एशियाटिक लॉयंस को रिलोकेट करने का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लॉयन जो है एशियाटिक लॉयंस को रिलोकेट करने का प्रोजेक्ट है। एशियाटिक लॉयन अभी तक क्या है, गिर नेशनल पार्क में ही है, या जो आपका सराउंडिंग रीजन है वहीं अप्लाई करते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट लॉयन है इसके थ्रू इनको रिलोकेट किया जाएगा। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लॉयन, तो कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लॉयन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इट एम्स टू फोकस ऑन द हैबिटेट डेवलपमेंट, इंगेजिंग technologies on lion management as addressing the issues of diseases in lions and also will be addressing the human wildlife conflict। तो जो प्रोजेक्ट लॉयन है वो लॉयन मैनेजमेंट, जो इश्यूज हैं, डिसीजेज हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है उन सबको दूर करने के लिए किया जाएगा। एशियाटिक लॉयन इंडेंजर्ड है अंडर द IUCN, याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। प्रोजेक्ट लॉयन जो गुजरात का प्रोजेक्ट है, देखो ये ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस किया जाएगा, वेटनरी हॉस्पिटल बनाया जाएगा सासन में, 100 ट्रैकर्स विल बी देयर, देन डेडिकेटेड एम्बुलेंस फॉर एनिमल्स, 5 न्यू सफारी पार्क्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन सासन, देन डिप्लॉयमेंट ऑफ 33 रैपिड रिस्पॉन्स टीम, CCTV सर्विलेंस 24 आवर्स की ये सारी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉयन के बारे में लिखा है, साइलेंट फीचर्स, 99 करोड़ प्रोजेक्ट अप्रूव्ड फॉर लॉयन कंजर्वेशन, NTCA गुजरात, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी गुजरात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दे विल इंप्लीमेंट इट, ठीक है ना। बारडा टू बी डेवलप्ड एज सेकंड होम फॉर लॉयंस विद इन गुजरात, गुजरात के अंदर बारडा को दूसरा लॉयन होम्स की तरह डेवलप किया जाएगा। 40 ऑड लॉयंस विल बी रेडियो कॉलर्ड, then Maldharis from Barda to be relocated and will receive compensation of rupees 15 lakh each। जो मालधारी कम्युनिटी है वो बारडा से रिलोकेट की जाएगी और उसको कंपनसेशन दिया जाएगा 15 लाख का। वैक्सीनेशन ऑफ feral dogs and cattle, samples from feral dogs and cattle to be regularly collected, then samples from other wildlife species will also be collected, ठीक है ना। अब वही रिलोकेशन की साइट्स क्यों देखी जा रही हैं, बेसिकली इसलिए ताकि वहां पे डेवलप कर सकें, कि एक जगह पे ऐसा ना हो कि एक जगह पे ही रह जाए और कुछ अगर कुछ गलत होता है उस जगह पे तो वो सब एक साथ खत्म हो जाता है, इसलिए लोकेट किया जाता है। इसके लिए जगह जैसे आइडेंटिफाई की गई, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान का है, मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान का है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश का है, देन आपका कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान का है, जेसोर बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका गुजरात में है, जेसोर बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके फिर से नाम बता दूं, माधव नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, जेसोर बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसका जो करस्पॉन्डिंग एरिया है वो आपका गुजरात का है, ठीक है ना। तो ये आपको सारी चीजें मैंने बता दी, आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं पिनाका MK1। तो रिसेंटली एक इनहेंस्ड वर्जन है पिनाका मार्क MK1 मिसाइल, जो कि सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की गई फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पे पिनाका मार्क MK1 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फाइट की गई फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर, चांदीपुर आपका कोस्ट ऑफ उड़ीसा है, वहां से इसको किया गया। याद रखिएगा ये इनहेंस्ड वर्जन है पिनाका MK1 सिस्टम का, है ना। पिनाका MK1 जो है वो इनहेंस्ड वर्जन है, लॉन्गर रेंज परफॉर्मेंस इसमें अचीव करने का टारगेट किया गया था। इसका डेवलपमेंट जो है वो DRDO लेबोरेटरीज जो पुणे में है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैब हरमल और RD, ये 2 लैब्स हैं, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरा है हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी। इन्होंने इसको डेवलप किया है, DRDO की लैब्स हैं आपकी, ठीक है ना। अभी क्या है, इनहेंस्ड पिनाका MK1 जो है वो पिनाका नॉर्मल जो MK1 थी उसको रिप्लेस करेंगी। पिनाका जो MK1 थी मार्क, इसकी रेंज है, उसकी रेंज थी 38 किलोमीटर, इनहेंस्ड वर्जन की रेंज है 45 किलोमीटर, याद रखिएगा 45 किलोमीटर की इनहेंस्ड रेंज है ना। और ये बनाया DRDO की लैब्स ने, तो ये मैंने आपको बता दिया।
ये इंपॉर्टेंट है। पिनाका मिसाइल का डेवलपमेंट डीआरडीओ ने 1980 से स्टार्ट किया था और ये अल्टरनेटिव है टू द मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ऑफ रशियन मेक कॉल्ड द ग्रैड। ग्रैड का अल्टरनेटिव है। ग्रैड क्या है? ग्रैड है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ये आपका रशिया का था, इसका अल्टरनेटिव बनाया गया था आपका ये पिनाका सिस्टम, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखिए, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं बाकी चीजें। अगली जो न्यूज है वो है 500 मीटर टॉल कोरल रीफ डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे तो क्वींसलैंड वाला रीजन है, वहां पे लाई करती ग्रेट बैरियर रीफ। तो वहां पे आपका 500 मीटर टॉल कोरल रीफ डिस्कवर्ड किया गया है। द साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ मैसिव डिटैच्ड कोरल रीफ। तो याद रखिएगा, डिटैच्ड कोरल रीफ डिस्कवर किया गया है, मतलब ये कौन सी रीफ्स है? डिटैच्ड रीफ्स कहलाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया रीजन में इसको पाया गया है एंड इट इज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड इन 120 ईयर। ये जो डिटैच्ड कोरल रीफ्स हैं, दे आर द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड इन 120 ईयर्स। द रीफ इज टॉलर देन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची है। And the detached reefs are the reefs that are bedded to the ocean floor but are not the part of the main body of the Great Barrier Reef. तो detached coral reef वो होती हैं which are bedded to the ocean floor, जो ocean floor में bedded होती हैं, and they are not the part of the main body of the Great Barrier Reef. तो वो Great Barrier Reef का main body का part नहीं होती है, लेकिन they are bedded to the ocean floor. ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। Totally there are 8 detached reefs are there and it is one of the newly discovered reefs. सुबेस्टियन क्या है? सुबेस्टियन क्या है? सुबेस्टियन एक अंडर वाटर रोबोट है दैट इज बीइंग डिप्लॉयड बाय द टीम इन द न्यूली डिस्कवर्ड रीफ रीजन। तो सुबेस्टियन के थ्रू ये सब पता किया जा रहा है, सुबेस्टियन सिस्टम का यूज किया जाता है। रोबोट है ये, जिसको डिप्लॉय करके अपन पता लगा रहे हैं, इन रीफ्स का पता लगा रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर रिमोटली कंट्रोल्ड एंड सैंपल्स आर कलेक्टेड फॉर आइडेंटिफिकेशन। Ethiopia, the government has launched military operations in the region of Tigray, है ना। इथियोपिया में जो तिग्रे रीजन है वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा दूं, आई थिंक उसमें GOI लिख गया है। लेट मी टेल यू समथिंग, यहाँ पे GOI हटा देना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इथियोपिया बीच में दिख रहा है। इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। अब यहाँ पे देखो बॉर्डरिंग देखो कौन कौन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये केन्या वाला रीजन। तो केन्या, यू कैन सी केन्या हियर, है ना। देन आपका साउथ सूडान दिख रहा होगा जो डायरेक्टली टच करता है, साउथ सूडान इज टचिंग इट डायरेक्टली, है ना। देन आपका यहाँ पे सूडान दिख रहा होगा, सूडान इज टचिंग इट डायरेक्टली। देन आपका एरित्रिया दिख रहा होगा, एरित्रिया इज टचिंग इट डायरेक्टली। देन जिबूती इज टचिंग इट डायरेक्टली एंड सोमालिया इज टचिंग इट डायरेक्टली। तो सोमालिया हो गया, केन्या हो गया, आपका साउथ सूडान हो गया, देन आपका ये सूडान वाला रीजन हो गया, देन एरित्रिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, ठीक है। दीज आर द कंट्रीज। उसके ऊपर ये वाटर बॉडी में रेड सी दिख रहा है, यहाँ गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है। तो गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, और उसके जस्ट पार यमन दिख रहा होगा। तो इथियोपिया वाला रीजन दिख रहा है, उससे रेड सी, फिर आपका गल्फ ऑफ एडन एंड देन यमन। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये देखो यमन दिख रहा है और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ एडन है नीचे और यहाँ पे रेड सी है। तो ये भी याद रखिए, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंडियन ओशन नीचे से है ना। एडिस अबाबा इसकी कैपिटल है और मेकेले, गोंडार, बहिरदार, दीरे दावा, ये इनकी कुछ जगहें हैं, याद रखिएगा। ऊपर एरित्रिया, सूडान, जिबूती, सोमालिया, ये जो एरित्रिया, इथियोपिया, जिबूती, ये सब है ना, ये सोमालिया, जिबूती, एरित्रिया एंड इथियोपिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहलाते हैं। दे आर नोन एज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। दीज 4 कंट्रीज आर नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया एंड एरित्रिया, ठीक है। इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। याद रखने के लिए सीड, SEED कोड आप याद रखिएगा, बीज, सीड, ये इसका कोड है, याद रखिएगा। इथियोपिया प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च इन द नदर्न रीजन ऑफ टिग्रे हैड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इथियोपिया उसको कर लेना, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI लिखा हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इथियोपिया हैज लॉन्च द ऑपरेशंस इन द रीजन ऑफ टिग्रे। तो ये जो आपका टिगारे रीजन है, टिगारे रीजन में बेसिकली वहां पे इन्होंने स्टार्ट किया है। एंड ये आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट
ऑब्जर्व 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे था फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो इंटरनेशनल एक्सप्लॉइटेशन होता है इन्वायरमेंट का, उसको प्रिवेंट करने का दिन जो है वो 6 नवंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के कारण कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। The objective prevent and transform tensions over natural resources as part of conflict prevention and conserve natural resources। तो natural resources को conserve करना है, sustainable use करना है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने कन्फर्ड विद रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। तो नंबर 5 को इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने जो थे, ही वॉज कन्फर्ड विद द रैंक ऑफ ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। ही वॉज कन्फर्ड विद द रैंक ऑफ ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल विद्या देवी भंडारी प्रेजेंटेड हिम विद स्क्रोल एंड अवार्ड ड्यूरिंग द ऑनरिंग सेरेमनी। तो स्वॉर्ड और स्क्रोल के साथ उनको नवाजा गया, जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का टाइटल कन्फर किया गया, रैंक उनको कन्फर की गई है। कटाकी पैनल, नाउ व्हाट इज दिस कटाकी पैनल? अगर आपको पता नहीं है तो बागजान ऑयल फील्ड जो है असम की, वहां पे एक फायर हुआ था। बागजान ऑयल वेल जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड का, वहां पे फायर हुआ था। द फायर कुडंट बी पुट ऑफ टिल डेट। तो एक स्नबिंग यूनिट यूज की जा रही कनाडा से एक स्नबिंग यूनिट का यूज किया जा रहा है टू पुट ऑफ द फायर। तो फायर को पुट ऑफ करने के लिए स्नबिंग यूनिट इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम कनाडा एंड कटाकी पैनल वाज सेट अप बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टू प्रोवाइड रिपोर्ट अबाउट द एक्सीडेंट। तो बीपी कटाकी पैनल था, उसको बनाया गया था टू प्रोवाइड द रिपोर्ट टू एनजीटी रिगार्डिंग द बागजान ऑयल फील्ड एक्सीडेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सॉरी। तो दिस वॉज द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स फ्रॉम द डे। रिवीजन एक बार आपको करके मैं बता देता हूँ। चीज़ें मैंने बहुत सारी बताई आपको, एडिटोरियल बताया, सारी चीज़ें बताई। और मैप में मैंने आपको यूएसए का मैप दिखाया, उसका फिजिकल पूरा दिखाया, रॉकी, वॉशाच, सियरा नेवाडा, अपलाशियंस। इसके अलावा एनआरसी के बारे में जाना, यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट के बारे में जाना, सॉरी, लूहरी प्रोजेक्ट, कीरू प्रोजेक्ट लायन के बारे में जाना, है ना। तो ये सारी चीज़ देखी। फिर पिनाका MK1 के बारे में जाना, व्हाट्सएप पे के बारे में जाना, कोरल रीफ, सुबास्टियन, इथियोपिया मैप देखा, एंड नरवाने एंड कटाकी पैनल। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।